नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की और विशेषकर देश प्रदेश की भी खबरों की अपडेट आपको ज़रूर बताएंगे मुख्य खबरों की। और दोस्तों, आज विस्तार से हम बात करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज़ जो वायरस है, बीमारी है, पशुओं में तेज़ी के साथ फैल रहा है और राजस्थान में पूरा जिले दोस्तों इसकी चपेट में आ चुके हैं। दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से हम बात करने वाले हैं। आज बादरा में इसको लेकर एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें सभी गौशालाओं के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया, स्थानीय अधिकारियों ने भी भाग लिया, गो प्रेमियों ने भाग लिया और इसमें व्यापक रूप से विचार विमर्श हुआ। और क्या दवाई है दोस्तों इस बीमारी की और ये बीमारी कितनी घातक है, क्या इस बीमारी के दूध से इंसान भी इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। दोस्तों, इन सभी विषयों पर से पर्दा उठाएंगे, आप विशेषज्ञों की बातें भी आपको बताएंगे और क्या है इस बीमारी की गंभीरता, कितनी गंभीर है ये बीमारी और दवाइयों से कितनी तादाद में पशु ठीक भी हो रहे हैं। दोस्तों, सारे विषय पर हम आज विस्तार से बात करेंगे और बादरा आसपास सहित अन्य खबरों की ओर भी आपका ध्यान बटाएंगे। दोस्तों, हम बात करें तो आज गोवंश को लेकर एक बैठक हुई पुरानी गौशाला में, उसके बारे में मैं सर्वप्रथम आपको बता देता हूँ। वहाँ एसडीएम महोदया शकुंतला चौधरी भी उपस्थित रही और दोस्तों इस बैठक में खास बात ये रही कि बादरा तहसील की समस्त गौशालाओं के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी गौशालाओं का एक प्रकार से हाल भी बताया। और हमने भी एक वीडियो ऐसी 2-3 वीडियो डाली है। दोस्तों, एक वीडियो ऐसी है जिसमें गौशालाओं के पदाधिकारियों से, अध्यक्षों से हमने बात की थी, उनकी गौशालाओं के हाल जाने और कैसी है स्थिति गायों की, गोवंश की उनकी गौशालाओं में। तो दोस्तों, उन्होंने विस्तार से बताया और कुछ गौशालाओं में तो बड़ी संख्या में इफ़ेक्टेड पशु भी मिले हैं, गाय मिली है और उनको ठीक भी कर लिया गया है। दोस्तों, ऐसा इलाज भी है, देसी स्तर पर भी ऐसा इलाज मौजूद है। तो ज़रूर आप वीडियोस देखिएगा। उस वीडियो में जो गो भक्त, गो प्रेमी बता रहे हैं दोस्तों, उसके ऊपर आप भी अमल कीजिएगा और अपने आसपास आप जैसे भी इन गायों को इस प्रकार से इफ़ेक्टेड वायरस से गायों को देखें तो संबंधित विभाग में आप सूचना कीजिए। आसपास के गौशालाओं को, अध्यक्षों को भी आप सूचना कर सकते हैं और डॉक्टर्स के भी नंबर एक वीडियोस में हमने डाले हैं, नौर, बादरा, राजगढ़, राउतसर आदि इन तहसीलों के। तो दोस्तों, उन चिकित्सकों से भी आप बात कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इस गौशालाओं की जो बैठक हुई थी उसमें व्यापक रूप से एहतियातन कदम क्या उठाए जाए, सरकार से भी मांग की गई और ज्ञापन भी संजीव बेनीवाल द्वारा भी ज्ञापन दिया गया, उनके समर्थकों द्वारा, उनके भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा और एक प्रदीप बेनीवाल द्वारा भी एक ज्ञापन सौंपा गया। दोस्तों, इन ज्ञापनों में मांग की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी दवाई और जो वैक्सीन है वो जल्दी से जल्दी इन इफ़ेक्टेड स्थानों पर पहुंचाई जाए, जहां बीमारी की गंभीरता है वहां जल्दी से और ज़्यादा संख्या में, मात्रा में पहुंचाई जाए ताकि इस स्थिति से निजात पाई जा सके। दोस्तों, इसके अलावा हम अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे, इसके बाबत विस्तार से आपको समाचार दोस्तों हम बताएंगे। मैं मित्तल पेट्रोल पंप पर दोस्तों कल हंगामा हुआ, उस समय जब एक पिकअप में तेल गलाने के लिए, डलवाने के लिए जो एक व्यक्ति जब वहाँ आया और उसने शिकायत की कि पानी तेल के साथ डाला जा रहा है और दोस्तों इस पर विवाद हुआ, कुछ ज़्यादा लोग भी वहाँ इकट्ठे हुए। पेट्रोल डीजल में पानी मिलाने की शिकायत यहाँ हुई और दोस्तों यहाँ पुलिस भी पहुँची और एसडीएम महोदया भी पहुँची। उसके बाद में सैंपल भी लिया गया और भीड़ तब जाकर कहीं शांत हुई। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो आज गेहूं में दोस्तों व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया और ये पौधारोपण अभियान था जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चलाया गया और ये अभियान चलाया गया राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की शाखा के सदस्यों द्वारा, जो कि गेहूं गांव की शाखा थी और अनेक ग्रामीण जन भी, गणमान्य जन भी इस पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल रहे और दोस्तों बड़े स्तर पर पौधे लगाए गए। उनका संकल्प भी लिया गया कि इसमें पानी भी आगे डाले जाएंगे और पानी डालकर इनकी देख रेख, सार संभाल भी
की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों शाखा प्रबंधक लेखराम केसियर विक्रम कुमार के अलावा डॉक्टर सुमेश ताबुर्डक, प्रताप बुडानिया, नरेश मोटसरा, रामचंद्र शर्मा, राजकुमार गिल, रवि गिल और रतन शर्मा के अलावा राम सिंह सुथार, महेंद्र गिल आदि अनेकों लोग दोस्तों इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के वर्तमान के अध्यक्ष विकास सराफ ने जो संस्था अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था उसको 1 वर्ष हो गए और बड़ी संख्या में पदाधिकारियों द्वारा, उनके यार मित्रों द्वारा, सगे समधियों द्वारा उनको बधाइयाँ दी जा रही है। और दोस्तों हम भी इस विषय पर उनका एक साक्षात्कार 1-2 दिन में ज़रूर लेंगे। क्या उन्होंने प्रोग्रेस की है, कितनी बड़े स्तर पर उन्होंने काम किया। और दोस्तों निश्चित रूप से काफ़ी सुधार किया गया है। जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति है राजस्थान की अग्रणी स्वास्थ्य सेवा समिति है और इसमें सुधार कमोबश अभी भी लगातार जारी है। विकास सराफ से विस्तार से इस विषय में बात करेंगे और हम भी उनके सफल 1 वर्ष के कामकाज को लेकर उनको बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का एक बयान वायरल हो रहा है दोस्तों पूरे देश में और उनकी खिंचाई की जा रही है। भाजपा के नेताओं द्वारा उनको आड़े हाथ लिया जा रहा है। दोस्तों दरअसल बयान क्या था अशोक गहलोत का, तो बताएं तो दोस्तों जो महिलाओं के ऊपर एक प्रकार से फांसी के प्रावधान का कानून बना और उसके ऊपर जिस प्रकार से कानून में सुधार हुआ उसको लेकर वो मीडिया से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जब से इस सज़ा में फांसी की सज़ा का प्रावधान जब से किया गया है ऐसे मामलों में तब से अपराध बढ़ा है, अपराध में बढ़ोतरी हुई है। और अगर कोई किसी प्रकार से महिला इसकी शिकायत करती है तो बाद में उसको मार दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की एक प्रकार से अपराधियों की पैरवी करते हुए दिखाई दिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसको लेकर बड़ी संख्या में नेतागण उनकी आलोचना कर रहे हैं और दोषियों का पक्ष लेने की इस मानसिकता को बीजेपी के नेता तो साफ तौर पर कांग्रेस की मानसिकता करार दे रहे हैं और खुद उनकी पार्टी में भी इस बयान को लेकर एक प्रकार से विरोधाभास है। और दोस्तों बड़ी संख्या में अशोक गहलोत के इस बयान की देश भर में निंदा की जा रही है कि ये कैसा बयान है कि सज़ा के विरुद्ध है, जो सज़ा कानून के प्रावधान है उसके खिलाफ बयान है और दोषियों के फेवर में है कि फांसी की सज़ा आप क्यों दे रहे हो, इससे अपराध बढ़ रहा है। दोस्तों कैसा बचकना बयान है। और आखिर माननीय अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरह बयान देने के लिए मैसूर होते जा रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो हम अब बात करते हैं दोस्तों उसी विषय पर जो लंपी स्किन डिजीज बीमारी है पशुओं में। दोस्तों इसके ऊपर विस्तार से बात करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि पूरे राजस्थान में करीब 8,000 से 10,000 के करीब गोवंश की मौत इस बीमारी से हो चली है और लगभग जिलों में दोस्तों ये बीमारी जो है अपने पांव पसार चुकी है। तो इसको लेकर विस्तार से बात करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इससे हम सीधे जुड़े हैं क्योंकि गाय के अनेकों प्रोडक्ट दोस्तों बनते हैं जैसे दूध से पनीर आदि अनेकों जो प्रोडक्ट गाय के दूध से आदि से बनते हैं दोस्तों उसका इस्तेमाल हम बड़े स्तर पर करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हम प्रभावित ना हो जाए इसलिए हमको भी जानने की आवश्यकता है। और भ्रांतियाँ फैली हुई है सोशल मीडिया पर, कुछ फोटोएं भी इंसानों की गिरी जा रही है कि इंसानों में भी ये बीमारी अब जो लंपी स्किन डिजीज़ की है वो आ गई है दूध पीने से, इफेक्टेड गायों के दूध पीने से। ऐसा कदापि नहीं है और डॉक्टरों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा साफ तौर पर इनकार किया जाता है कि ऐसा कोई मामला भारत में अभी तक देखने में नहीं आया है, सामने नहीं आया है कि इफेक्टेड गायों का दूध पीने से कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हुआ। तो दोस्तों ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इस खबर को ज़्यादा वायरल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोगों में इसको लेकर जो है पैनिकता आएगी और लोग इसको लेकर काफ़ी गंभीर भी होंगे, इधर उधर दोस्तों पूछते भी फिरेंगे। और दोस्तों कम से कम दूध पीना ना छोड़ें क्योंकि दूध हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए चाय बहुत अहम है, बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात दूध से संबंधित बताता हूँ दोस्तों। दूध को हम जिस प्रकार से
कच्चा नहीं पीते हैं, बॉयल करके पीते हैं। और डॉक्टर, चिकित्सक जो विशेषज्ञ हैं दोस्तों, जितने भी अनुसंधान हुए हैं उसमें भी ये चीज़ें निकल कर आ रही है कि जब हम दूध को बॉयल करते हैं और इतने सेंटीग्रेड तापमान पर वो बॉयल होकर जब उबल कर अपने बर्तन से बाहर आने की कंडीशन में होता है, आ जाता है, तो उस दूध से सारे के सारे कीटाणु मर जाते हैं दोस्तों। और उसमें पोषक तत्व है वो भी ज़रूर, उसमें कुछ कमी ज़रूर आती है, लेकिन बार बार बॉयल करने से दूध के पोषक तत्व भी समाप्त हो जाते हैं। और कीटाणु एक बार बॉयल करने से लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 से 3 मिनट, 1 लीटर दूध अगर है तो 2 से 3 मिनट तक उसको गर्म करेंगे 65 डिग्री करीब टेम्परेचर में, सेंटीग्रेड ताप में। तो दोस्तों वो दूध में जितने भी कीटाणु है वो कीटाणु मर जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा दूध व्यक्ति के लिए नुकसानदायक नहीं होता और उसमें पोषक तत्व है वो भी बरकरार रहते हैं। अगर एक बार ज़्यादा बार बॉयल करने से दूध को, उसके पोषक तत्व जो है दोस्तों वो समाप्त होते हैं। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा आगे। और दोस्तों इसको लेकर मैं आपको बताऊं, ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, ये कब कब और कितनी व्यापक रूप से भारत में फैली है और पशुओं के अलावा इंसानों के ऊपर भी तरह तरह की महामारियां भी हाल ही में हम कोरोना वायरस से निजात भी नहीं पाए हैं कि इस बीमारी को दोस्तों, पशुओं की बीमारी को का सामना कर रहे हैं। तो कब कब ऐसी बीमारियां भारत में आई है, पूरे विश्व में ऐसी बीमारियों का कहर हुआ है। इसके बाबत विस्तार से बात करें तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले ये बीमारी कब आई भारत में। 1915 से 1926 के बीच में करीब 11-12 वर्ष तक दोस्तों एन्सेफेलाइटिस एक बीमारी आई थी। उस बीमारी ने काफ़ी दोस्तों स्थिति खराब कर दी थी पूरे विश्व की। और उसको लेकर बाद में दवाइयाँ दोस्तों इन बीमारियों की, वायरस की बनती है, आती है, शोध होते हैं, लेकिन इन बीमारियों से कितनी मानवता प्रभावित होती है हम बात कर रहे हैं उसकी। और इस बीमारी के बाद में 11 वर्ष तक इस बीमारी का प्रकोप रहा था, कोई वैक्सीन 11 वर्षों तक नहीं आ पाई थी दोस्तों। इसके बाद में 1918 से 1920 के बीच में स्पेनिश फ्लू जो है वो फैला था 2 वर्ष। और 1961 से 1975 के बीच में करीब 14 वर्ष तक हैजे की बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया और उसका प्रकोप पूरे विश्व में डराने वाला था। इसके बाद अगर जिक्र करें तो 1968 से 1969 तक फ्लू बीमारी महामारी के रूप में उभरी और 1974 में चेचक नामक बीमारी ने पूरे विश्व में जो है बहुत गंभीर स्थितियां पैदा कर दी थी चेचक ने। उसके बाद में उसकी जो दवाई है दोस्तों वो भी बाज़ार में आई और उसको लेकर वैक्सीन आने के बाद में ये बीमारियां जो है बहुत जल्दी शांत भी हो जाती है। इसके बाद में अगर बात करें तो 1994 में सूरत में फ्लैग फैला था दोस्तों, जो कि चूहों से फैलने वाली बीमारी थी। और 2002 से 2004 में सार्स फैला था। इसका वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस था दोस्तों। और 2006 में डेंगू, चिकनगुनिया आदि का प्रकोप भी हमने देखा है। 2009 में गुजरात में हेपाटाइटिस का प्रकोप भी काफ़ी फैला था, काफ़ी बड़ा था। 2014 से 15 में उड़ीसा से पीलिया बीमारी का भी प्रकोप दोस्तों फैला था। 2014-15 में स्वाइन फ्लू भी एक बार फैला था। और 2017 में जो है एन्सेफेलाइटिस का भी प्रकोप एक बार पुनः, जो प्रथम 2015 से 26 तक फैली थी, उसका प्रकोप एक बार पुनः फैला था। 2018 में आप सभी को ज्ञात भी होगा, अभी तक वो चल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप फैला था। तो कुल मिला के दोस्तों इन बीमारियों ने मानवता पर काफ़ी संकट डाले हैं और बहुत मुश्किल भरा समय मानवता का इसके दौरान गुजरा है। और अब हाल ही में जो ये लंपी स्किन डिजीज बीमारी आई है दोस्तों, इसने पशुओं पर अपना धावा बोल दिया है और गोवंश को शिकार बना रहा है। और एक बड़ी बात बताऊँ मैं आपको तो दोस्तों, इसमें राठी गाय, गिर गाय और जो थार पारकर गाय हैं और देसी गाय हैं, इनमें ही ज़्यादा इफेक्टेड
जो इन्फेक्शन है वो फैल रहा है, और ये संक्रमक जो है वो इन्हीं गायों में, इन्हीं नस्लों में ज़्यादा फैल रहा है, और अमेरिकन गाय की नस्ल है उसमें नहीं फैल रहा है। तो दोस्तों ये भी एक इसका कड़ा सत्य है। और इसके अलावा दोस्तों बीमारी आखिर क्या है, गाय में किस प्रकार के लक्षण होते हैं, आप भी देखिए ऐसे लक्षण तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसको लेकर आप संबंधित विभाग को या संबंधित जो डॉक्टर, चिकित्सक या गौशाला के पदाधिकारी है उनको सूचना कर सकते हैं। लगातार गाय में बुखार रहेगा, वजन गाय का तेज़ी के साथ घटेगा, मुंह से लार निकलने का काम भी साथ साथ चलेगा, और दोस्तों आँख से और नाक से पानी बहेगा, लार बहेगी, दूध कम होगा, और इसके अलावा शरीर पर एक गांठ नुमा बहुत बड़ी संख्या में जो गांठें भी होगी और वो फूटेगी भी, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठेगी, जो मक्खियाँ दोस्तों दूसरी गायों पर जाकर बैठेगी तो वहाँ इसका संक्रमक फैलाएगी, इसका संक्रमण जो है। और 15 दिन के भीतर भीतर ही ऐसे इफेक्टेड पशु का देहांत भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है ऐसे पशुओं की। तो दोस्तों इसका इलाज आखिर क्या है, इसका देसी इलाज भी बताया जा रहा है दोस्तों। 3 बार दिन में फिटकरी से अगर गाय को नहलाए तो इसका जो इन्फेक्शन है, जो इफेक्टेड हुई है, उसका बहुत असर कम हो जाता है। और नीम की पत्तियों का धुआं अगर आप जहाँ पशु बांध रहे हैं, गौशाला में हैं, तो वहाँ अगर देते हैं तो वहाँ मक्खियाँ आदि जो कीटाणु है, जो मच्छर है, वो दूर रहेंगे, तो इससे संक्रमण फैलने से भी निजात मिलेगी, और जो गाय इफेक्टेड है उसमें भी उसका असर होता है। इसके अलावा हल्दी दलिया की बनाई रोटी आप दे सकते हैं, ऐसा हल्का भोजन दे सकते हैं, मच्छर मक्खी ना आए इसलिए कुछ स्प्रे भी आप इसके आसपास कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस बीमारी से संबंधित दवाएं भी मौजूद है, वो दवाएं आप स्थानीय चिकित्सकों के नंबर, दोस्तों एक वीडियोज़ हमने डाला है, उसमें सभी हमारे ज़िले के प्रत्येक तहसील स्तर के, विधानसभा स्तर के जो गांव है, कस्बे हैं, उनमें चिकित्सकों के नंबर है, वो नंबर आप नोट करके संबंधित जगह से आप उनको फ़ोन करके उनकी सेवाएं भी ले सकते हैं। पूरे देश में ये बीमारी फैली है, और दोस्तों इस वक्त गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक के करीब 16 से अधिक राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन गुजरात, राजस्थान में स्थिति है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों महामारियों का इतिहास 1900 से है, और 1900 शताब्दी में बहुत सी बीमारियों ने दोस्तों कहर ढाया था, और इसके बाद हमने आपको विस्तार से बताया था कि कौन कौन सी सन में कौन कौन सी बीमारी आई थी। और अब दोस्तों हम बात करें इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर। आखिर ये बीमारी सबसे पहले कौन से देश में आई, कब इसका पर्दापण हुआ दोस्तों इस बीमारी का? तो सबसे पहले ये बीमारी दोस्तों 1929 में दक्षिण अफ्रीका में आई थी, और वहाँ से उसके बाद में अन्य देशों की ओर इस बीमारी का रुख हुआ, और 2015-16 में तुर्की, ग्रीस और रूस में ये बीमारी फैली दोस्तों। लंपी स्किन डिजीज़ की जो बीमारी है गोवंश में फैलने वाली, इस बीमारी की बात कर रहे हैं। और दोस्तों जुलाई 2019 में बांग्लादेश में भी ये बीमारी आई थी, और बांग्लादेश से उस समय हमारे वेस्ट बंगाल में भी ये बीमारी फैली थी 2019 में ही दोस्तों। अब तक 7 एशियाई देशों में ये बीमारी फैल चुकी है 19 के बाद से अब तक, और जून 2020 में चीन और नेपाल में ये बीमारी आई थी दोस्तों। इसके अलावा जुलाई में ताइवान और भूटान देशों में ये बीमारी फैली थी, और उसके बाद में अक्टूबर में वियतनाम और नवंबर में हांगकांग में भी ये बीमारी पशुओं में फैल चुकी थी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की, तो 1 कप दूध में आखिर क्या कितनी कैलोरी होती है, किस प्रकार से दूध प्रभावित होता है ऐसी बीमारियों से, उसके बारे में हमने आपको बताया। पर्याप्त संख्या में जो सेंटीग्रेड तापमान है 65 के करीब दोस्तों, वहाँ तक अब अगर आप दूध उबालेंगे 1 लीटर दूध 2 से 3 मिनट तक,
तो ऐसी बीमारियों का नामो निशान नहीं रहेगा, ऐसे कीटाणु उस दूध में बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आखिर हम बात करें एक कप दूध जो कि 237 ml के करीब होता है, फुल क्रीम का दूध अगर हो तो उसमें पोषक तत्व दोस्तों कितने होते हैं? 146 इसमें कैलोरीज होती है, 8 ग्राम प्रोटीन उस दूध में होती है, 11.4 ग्राम कार्ब्स उस दूध में होते हैं, 8 ग्राम फैट भी उस दूध में होती है और 300 मिलीग्राम कैल्शियम भी उस दूध में होता है और 0.337 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन इस दूध में, एक कप जो दूध है उसमें होता है और 2.68 MCC विटामिन डी इसमें होती है और 246 मिलीग्राम फास्फोरस भी इस दूध में होता है। 1.32 MCP विटामिन B12 भी इस दूध में होती है। तो दोस्तों कितना फ़ायदेमंद होता है ये दूध, इसके बारे में हम आपको बताएं तो किसी भी भ्रांतियों पर ना आ जाए, दूध को उबाले हमेशा की तरह और उसको आप पी सकते हैं, अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञ भी कहते हैं, चिकित्सक भी कहते हैं। तो दूध हमारे लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन बार बार उसको बॉयल करने से ज़रूर जो दूध है वो उसके पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं और कच्चे दूध में ज़रूर कुछ हानिकारक बैक्टीरिया रहते हैं और वो कुछ गंभीर बीमारियों को भी निमंत्रण दे सकते हैं। तो उबालने का तरीका हमने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अन्य इसके महत्वपूर्ण पहलू। गोगा मेडी मेला दोस्तों 11 अगस्त से लगने जा रहा है, उसमें भी प्रशासन ने घोषणा कर दी है कि पशुओं का मेला इस बार नहीं लगेगा क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आप जो हमारा वीडियोस देख रहे हैं और मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने पशुओं के साथ मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो एहतियातन बरतें, आप पशुओं को मेले में ना ले जाएं क्योंकि इस बार पशु मेला नहीं लगने जा रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही अन्य एहतियातन जो चिकित्सकों की अगर माने तो आप 5-7 दिनों तक एंटीबायोटिक पशुओं को, ऐसे इफ़ेक्टेड पशु है उनको दे सकते हैं और बुखार के लिए पैरासीटामोल भी पशुओं को आप दे सकते हैं। मल्टीविटामिन भी पशुओं को, ऐसे पशुओं को खिलाना चाहिए और तरल व हल्का खाना, हरा चारा आदि भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से पशुओं को आप तंदुरुस्त स्वस्थ कर सकते हैं और बहुत से गौ भक्त ने हमारे वीडियोस में इस प्रकार की बातें भी कही है। इन चीज़ों को पुष्टि भी मिलती है, जो देसी इलाज है उससे पशु बड़ी संख्या में ठीक भी हो रहे हैं, गोवंश है उनमें निखार आ रहा है। तो इस बीमारी से ज़रूर हम जल्दी निजात पाएंगे दोस्तों, ऐसा संकल्प ले और सभी एकजुटता के साथ जितने भी धार्मिक संगठन है और सभी लोग संकल्प ले और निर्णय करें कि हमें गोवंश पर आए इस संकट का डटकर मुकाबला करना है और इसके साथ लड़ना है और हमारे गोवंश को हमें बचाना है। तो सरकार भी इसको लेकर दोस्तों तरह तरह के एहतियातन कदम भी उठा रही है। अगर पड़ोसी कस्बा नौर की बात करें तो अमित चचाण विधायक ने अपने क्षेत्र में सिर्फ दवाओं के लिए 10 लाख रुपए विधायक कोटे से दिए हैं दोस्तों। वहीं भादरा विधायक बलवान पुनिया की बात करें तो उन्होंने भी अपने विधायक कोटे से 5 लाख रुपए दवाओं के लिए, गोवंश के लिए दिए हैं। तो ऐसी इनसे दवाएं भी आएगी और दोस्तों दवाओं से जो है पशुओं की बीमारी जो है ये बहुत जल्दी ठीक होगी। और इसके अलावा दोस्तों अब हम विस्तार से बात करेंगे मंडियों के भाव की, मौसम के मिजाज की और आज क्या 8 अगस्त को विशेष दिन है इसकी। और जो आज ज्ञापन दिए गए दोस्तों, उस ज्ञापन में भाजपा की तरफ से ज्ञापन दिया गया, उसमें संजीव बेनीवाल के अलावा दयानंद खोखेवाला, मांगीलाल गोयल, हरिप्रकाश शर्मा, सिद्धार्थ चौड़, विकेंद्र सिंह मांगीलाल मेन, हर्ष नाटा, प्रेम स्वामी और बजरंग सारण, जयवीर सरेवा आदि अनेकों लोग इसमें शामिल रहे दोस्तों। और इसमें मांग की गई सरकार से जल्दी वैक्सीन और दवाएं क्षेत्र में भेजने के लिए और समुचित कदम उठाए जाए, ऐसी मांग सभी ने की। और संजीव बेनीवाल ने दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 21,000 रुपये इसको लेकर भेंट भी किए हैं पशुओं की बीमारी दवाइयों के लिए। और इसके अलावा मांगीलाल गोयल ने भी 11,000 रुपये भेंट किए हैं गौशाला को दवाइयों के लिए, ऐसे पशुओं की दवाइयाँ मंगाकर इनको
जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिले। और संजीव बेनीवाल ने हमारे सामने दोस्तों कुछ वार्ता के दौरान कहा था कि हम भामाशाहों से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भामाशाह आगे आए और पशुओं के लिए, गोवंश के लिए अपना संकल्प दोहराए, अपना दान का जो दायरा है वो कुछ बढ़ाकर ऐसे समय में पशुओं की, गोवंश की मदद करें। इसके अलावा दोस्तों हम अब बात करते हैं मंडियों के भाव की। नौर से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 4,582 रुपये प्रति कुंटल रहे। आज नौर मंडी में जोर रहा 2,500 रुपये। गेहूँ के भाव 2,225 रुपये रहे। गेहूँ के भाव में ज़रूर आज तेज़ी देखी जा रही है दोस्तों। हर मंडी में लगभग गेहूँ के भाव में तेज़ी देखी गई है। चना के भाव 4560, सरसों के भाव 5880। संगरिया में गेहूँ 2238, सरसों के भाव 6461 है, जबकि ग्वार के भाव 4295 रुपये प्रति कुंटल है। कर्णपुर मंडी में गेहूं के भाव 2202 रुपये और सरसों के भाव 6196, चना के भाव 4400 रुपये। जयपुर मंडी में चना 4,925 रुपये प्रति कुंटल बिका है। मूंग बिके 7,000, मोट बिके 7400 रुपये प्रति कुंटल। सरसा मंडी में गेहूँ 2220 रुपये, सरसों बिका है 6,091, ग्वार बिका है 4500 रुपये, जबकि मूंग बिके है 6200 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 4581, सरसों बिकी है 6400 रुपये। एलनाबाद मंडी में सरसों बिकी है 6426 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार बिका है 4301, चना बिका है 4646, गेहूँ बिकी है 2180 रुपये प्रति कुंटल। आज 8 अगस्त को क्या विशेष दिवस है दोस्तों? 1942 को आज ही के दिन 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और इसको अगस्त क्रांति के रूप में भी हम जानते हैं। इसके अलावा 1908 में शास्त्रीय संगीत गायिका, भारत की प्रसिद्ध गायिका सिद्धेश्वरी देवी का भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है रात्रि को और कल भी कैसा रहने वाला है? तो आज 28 से 35 डिग्री टेम्परेचर लगभग दिन में छाया रहा दोस्तों। रात्रि को भी 35 से 33 के करीब देर रात्रि तक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। 90 से 100% बादल छाए रहेंगे। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। वर्षा नाम मात्र होगी। आज वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग की नहीं है, लेकिन कल 29 अगस्त को कैसा रहने वाला है मौसम? 29 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 34 से 35 मैक्सिमम ही टेम्परेचर कल रहेगा। 32 से 35 ही देर शाम को रहेगा। तो उमस का हल्का वातावरण रहेगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 100% करीब बादल दिन भर छाए रहेंगे। 2 mm बरसात दिन में हो सकती है। दोपहर को भी 2.7 mm बरसात हो सकती है, लेकिन रात्रि को बरसात की संभावनाएं व्यक्त नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 80 से 90% बादल भी आसमान में छाए रहेंगे। 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर भी बना रहेगा। लेकिन मौसम की जो विभीषिका है वो यही कहती है, मौसम की जो भविष्यवाणी मौसम विभाग की है वो यही कहती है कि कल हल्की फुल्की बरसात ही दिन में होने वाली है। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। और आज के लिए 7 बजे के बुलेटिन में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।